जय हिंद। प्यारे बच्चों, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आइए, जैसा कि कल हम लोगों ने 20 अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन देखे थे, जिसमें कुछ गेस क्वेश्चंस भी शामिल थे और कुछ आपके एएलपी से लिए गए प्रश्न थे। आज भी इसी तरह से हमारी सेशन जारी रहेगी। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो गेस क्वेश्चंस के तौर पे हमने लिया है और कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एएलपी एग्जामिनेशन से लिए गए हैं। तो धीरे धीरे मैं इसके रेंज को बढ़ाता जाऊंगा और जब आपको इस टाइम की आदत लग जाएगी तो हम लोग इसमें सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, लॉजिकल रीजनिंग जैसे जटिल क्वेश्चंस पे भी काम करेंगे, जिससे आप जब इस बार एग्जाम देने बैठो तो जिस कारणवश से पीछे वाले बच्चे लौट कर आ गए थे, वो कारण से आप लौट कर ना आ सको। यानी रीजनिंग की कोई भी प्रश्न होगी 25 में से, तो 25 के 25 प्रश्न आपकी जानकारी से बाहर नहीं जाने चाहिए। बिल्कुल हमारी मंशा यही है कि आपको 2 से 2.5 महीने में इतनी अधिक प्रैक्टिस मैं करवा दूं इस सेशन के माध्यम से कि आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ रीजनिंग में अच्छे से काम कर सके। तो चलिए, हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे और कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। चले चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग। मनीषा, रितेश, गणेश, सचिन, आशीष, रितेश, सब लोग आ गए। रवि जी भी आ गए। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, मनीषा ने आंसर भी दे दिया कि सर आंसर सी होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये एनालॉगी सेक्टर का प्रश्न है। और देखोगे ना तो कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं ना, जिसका जवाब लगभग सारे लोग के पास होता ही होता है, चाहे वो 2 दिन से तैयारी कर रहे हो चाहे 2 साल से तैयारी कर रहे हो। उसी में एक ऐसा प्रश्न कहता है, स्वच्छता का संबंध बीमारी से है। तो देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग यदि हाइजेनिक अपनाते हैं, स्वच्छता को अपनाते हैं, तो बीमारी हमसे कोसों दूर रहेगी। ठीक है, यदि हम स्वच्छता को अपनाते हैं तो बीमारी हमसे कोसों दूर रहेगी। इसी तरह से बाबू, अगर हम लोग सावधानी को अपनाते हैं ना, तो दुर्घटना हमसे कोसों दूर रहेगी। तो जिस प्रकार अपना वातावरण स्वच्छ रखने से बीमारी दूर भागती है, उसी प्रकार यदि हम थोड़ा सा सावधानी, थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहें, तो हम दुर्घटना से दूर रहेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो होना है, ये सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर्स के रूप में हम चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलता हूं। देखिए, आपके एलपी में 9/8/2018 को पूछे गए प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न का जवाब हमें 20 सेकंड में जल्दी से दे दो, क्योंकि 20 सेकंड से अधिक लग रहे हैं, इसका मतलब आप कमजोर हो। तो जल्दी से इसका जवाब दे दो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने दिए गए हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। ए आंसर आ रहा है विकास का, बिल्कुल। ललित का 12। चलिए, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अनूप कुमार जी नमस्ते बाबू, खुश रहिए। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, हम लोग जानते हैं ना कि अगर एक वर्गाकार इस तरह से लें और इसको 2 भाग में तोड़ दे तो 2 ट्रायंगल, लेकिन यदि हम 4 भाग में तोड़ दें तो 8 ट्रायंगल। तो ध्यान से देखोगे तो अगर इस वाले फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन में एक वर्गाकार है आकृति, और इस वर्गाकार आकृति को 4 भाग में ब्रेक कर दिया गया है, यानी इसमें 8 त्रिभुज यहां मिल गए। अब बच्चे कहेंगे सर 8 त्रिभुज कहाँ है, दिखा दो। तो 1 2 3 4, ये रहे 4 त्रिभुज। अब 4 के बाद अगर हम लोग इस वाले को काउंट करें तो ये रहा 5वां नंबर का त्रिभुज, और इसी तरह से नीचे काउंट करें तो ये रहा 6ठे नंबर का त्रिभुज, और इसी तरह से अगर हम राइट साइड देखें तो ये रहा 7वें नंबर का त्रिभुज, और यदि इसी साइड से हम लेफ्ट साइड देखें तो ये रहा 8वें नंबर का त्रिभुज। तो अभी तक ऑलरेडी 8 त्रिभुज हो गए। 8 के बाद देख लो, ये छोटा वाला जो है ये 9 नंबर का त्रिभुज, ये छोटा वाला 10 नंबर का, ये छोटा वाला 11 नंबर का, और ये छोटा वाला 12 नंबर का। यानी इसमें बाबू टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो 12 है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, हमारे लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर के रूप में चयनित होगा। इस वाले क्वेश्चंस को एकदम मुझवानी बनाया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझोगे, सीखोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पे काम करेंगे। तो अक्सर क्या होता है ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग को पेन का सहारा लेना पड़ता है। यानी हम लोग लिखते हैं, आज लिखें, बीता कल लिखें, आने वाला कल लिखें, तब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब मैं कहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस का, कैलेंडर का, कि ये कहता है कि भैया पेन मत लगाओ, सिर्फ सोचो, दिमाग लगाओ और बना लो।
ठीक है, तो ध्यान से समझोगे कैसे बनेगा। देखिए सैटरडे आंसर भी आने शुरू हो गए, ध्यान से देखिए। यदि कहता है कि बीते कल के 2 दिन पहले रविवार था, तो बाबू जब जो कल बीत गया उसके अगर 2 दिन पहले रविवार था, तो रविवार के 2 दिन बाद बीता कल होगा। सोचने वाली बात है। जैसे हम कहें कि आज से पहले सोमवार है, तो सोमवार के बाद मंगलवार हुआ, तो बीते कल के 2 दिन पहले रविवार था, यानी रविवार के 2 दिन बाद बीता कल था। तो रविवार के 2 दिन बाद कौन होगा, तो सोम नहीं मंगलवार, यानी बीता कल मंगलवार है तो आज बुधवार है, तो आने वाला कल बृहस्पतिवार है। और वो कहता है आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन होगा, तो बृहस्पतिवार के 2 दिन बाद शुक्र नहीं शनिवार। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब सोचो इतने से काम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस तरह से बनाते हैं, ये आज है, उसके बाद कहते हैं ये बीता कल है, और उसके बाद फिर कहते हैं ये आने वाला कल है। बच्चे इस तरह से बनाते हैं, बच्चे इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि शिक्षक गण भी इसी तरह से पढ़ाते हैं। ये आज है, ये बीता कल है, ये आने वाला कल है। तो बीते कल के 1 दिन 2 दिन पहले रविवार है, तो आने वाले कल के 1 दिन 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो देखिए जब ये रविवार है तो बाबू ये सोमवार हो गया ना, और बीता हुआ कल हमारा मंगलवार, तो आज हमारे पास जो है वो बुधवार, और आने वाला कल हमारा गुरुवार हो गया। तो आने वाले कल के बाद जो आएगा वो शुक्रवार, और 2 दिन बाद जो आएगा वो शनिवार। तो हमने कहा आंसर सर क्या हो जाएंगे, तो आंसर शनिवार हो जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप यही काम करो, बिल्कुल अलग नहीं करना है आपको, ठीक है, सेम काम करो लेकिन सोचने का तरीका बदलो। क्योंकि जैसे जैसे, गुड इवनिंग बाबू, जैसे जैसे आप सोचने का तरीका बदलते जाओगे वैसे वैसे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है ना वो लगातार बढ़ती रहेगी। और रीजनिंग का मतलब ही है कि आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का सहारा लो, ना कि उस चीज का सहारा लो जो आपने बचपन से करते आया है। तो ध्यान से देखिएगा हम बदलते कहाँ हैं। ये कहता है कि बीते कल के 2 दिन पहले रवि है, तो हम सोचते हैं कि जब बीते कल के 2 दिन पहले रविवार है, तो रविवार के 2 दिन बाद बीता कल होगा। तो रविवार के 2 दिन बाद सोमवार नहीं मंगलवार होगा, यानी बीता कल मंगलवार हुआ तो आज बुधवार हुआ, तो आने वाला कल गुरुवार हुआ, और गुरुवार के 2 दिन बाद शुक्र नहीं शनिवार हुआ। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर को निकाल सकते हैं शनिवार। शाम वाली टेस्ट कब से होती है, शाम वाली टेस्ट जो है ना बाबू ये 5 से 6 चलती है। 25 क्वेश्चंस रोज होते हैं, ठीक है, जो 5 से 5 25 तक आपको बनाने होते हैं, और 5 25 से 6 या 6 5 तक मैं उसका डिस्कशन करवाता हूं 25 क्वेश्चंस का। ये आपको ऐप पे भी मिल जाएंगे ऑनलाइन मोड में, और यदि आप ऑफलाइन मोड में उस 25 क्वेश्चंस का टेस्ट देना चाहते हो तो किसान कोल्ड स्टोर में 5 से 6 शाम में ये बैच चलती है। कब से होगी नहीं, वो कंटिन्यू चलती आती है, वो टेस्ट कभी नहीं रुकती है। देखिए इस टाइप का प्रश्न एएलपी में 9/8/2018 को पूछे गए। बच्चे देख करके पहली बार में इस प्रश्न को परेशान हो गए कि आखिर ये चाहता क्या है। ठीक है, सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के पास यही सवाल था कि सर आखिर इस क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ये क्वेश्चन चाहता क्या है। तो क्वेश्चन बड़ा सरल था, देख लो, डायमंड की अंगूठी दिखा दिया और हाथ दिखा दिया। तो डायमंड की अंगूठी अगर आपको दे दी जाए तो क्या करोगे, उंगली में पहन लोगे। डायमंड की अंगूठी आपको दे दी जाए तो आप क्या करोगे, तो उंगली में पहन लोगे। तो अब कहा कि ताज दिखा दिए हैं, इसको कहां पहनोगे, तो ताज को कोई हाथ में तो नहीं ना बांधेगा, ताज को कोई गर्दन में नहीं ना लटकाएगा, ताज को कोई पैर में नहीं बांधेगा, तो आखिर ताज को कहां बांधेगा, तो सर पे रखेगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अच्छा सोचो यही ताज के जगह एक इस तरह से आकृति बना के एक नेकलेस दे दिया जाता, ठीक है, एक क्या दे दिया जाता, नेकलेस दे दिया जाता, तब हमारा आंसर सी हो जाता। ठीक है, गर्मी की छुट्टी थी, ध्यान से देखोगे। अच्छा प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर संख्या शब्द युग्म को चुनिए।
यानी इसमें करना क्या है ना कि कौन सा ऑड मैन आउट है, हमको इसका चयन करना है। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो कहता है आदमी का संबंध गैराज से है, फिर कहता है सुअर का संबंध सुअरशाला से है, फिर कहता है घोड़ा का संबंध अस्तबल से है, और गाय का संबंध छप्पर यानी शेड से है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सुअर को रखने का जो जगह होता है उसको हम लोग सुअरशाला कहते हैं। इसी तरह घोड़ा को रखने का जो जगह होता है उसको अस्तबल कहते हैं, और गाय को हम लोग छप्पर बना करके यानी शेड में रखते हैं। लेकिन क्या कभी भी आदमी को हम गैरेज में रखते हैं? तो आदमी को तो हम गैरेज में रखते नहीं है, गैरेज में तो हम गाड़ी को रखते हैं। इसका मतलब यही अदर से डिफरेंट है, क्योंकि सुअर के रहने का जगह सुअरशाला, घोड़ा के रहने का जगह अस्तबल, गाय के रहने का जगह छप्पर, लेकिन आदमी के रहने का जगह घर होता है, ना कि आदमी गैरेज में होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। यानी जिस बच्चे ने अभी अभी भी तैयारी शुरू करी है ना, वो भी इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा अच्छा सोचने वाला होगा ना, तो दे देगा। और जो बिल्कुल पढ़ा लिखा साफ होगा वो कहेगा कि भैया क्या कर लो, तो गाय को छप्पर में नहीं रखते हैं, छप्पर में आदमी रहता है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न भी आपके 9/8/2018 को ही पूछे गए हैं, और बेहतरीन प्रश्न था। सिर्फ 3 पिक्चर दिखा करके बोला कि आप इसको कीजिए। तो आप देखे होंगे आपके सिलेबस में लिखा रहता स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये यही स्पेस विजुअलाइजेशन है। यानी आप इसको देखो और आप देख करके फील करो कि आप इसको क्या कह सकते हो। तो हमारे पास एक सीपीयू और एक मॉनिटर दिख रहा है, यानी हम ओवरऑल कह सकते हैं कि सर पहली फिगर जो दी गई है ना वो कंप्यूटर की दी गई है। अच्छा, दूसरे फिगर को देखने पे लग रहा है अभी के समान समय में से 10 साल पहले चले जाओ या 7-8 साल पहले चले जाओ, तो डीवीडी का कैसेट और सीडी का कैसेट आता था। याद होगा बहुत सारे बच्चों को, आपने बचपना में देखा होगा कि डीवीडी बड़ी सी प्लेयर होती थी, इतनी बड़ी प्लेयर होती थी, और जब भी मूवी आते थे तो उसके नए नए मार्केट में कैसेट आते थे, हम लोग प्ले करते थे और बैठ करके मूवी देखते थे। आज तो दुनिया फास्ट हो गई है, डायरेक्ट इंटरनेट से जुड़ जाती है। लेकिन उस समय एक्चुअली में क्या था ना कि ये डीवीडी और सीडी का प्रयोग होता था। इसी तरह से हमारे पास एक कैमरा दिखा। तो आखिर ये चित्र क्या प्रदर्शित करना चाहता है, यही सोच आपको प्रदर्शित करनी है कि ये 3 चित्र जो दिए गए हैं, ये 3 फिगर जो दिए गए हैं, एक्चुअल में ये 3 फिगर जो हैं वो किस चीज को दिखा रहे हैं। तो पहला कहता है पिक्चर, तो ये 3 फिगर पिक्चर को तो नहीं दर्शा रहे हैं, ये खुद ही पिक्चर बने हुए हैं। संस्कृति, ये कल्चर को भी नहीं दर्शा रहा है। फाइन आर्ट्स को तो बिल्कुल नहीं दर्शा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी को दर्शा रहा है कि कंप्यूटर भी एक टेक्निकल चीज है, सीडी और डीवीडी भी एक टेक्निकल चीज है, और कैमरा भी एक टेक्निकल चीज है। यानी एक्चुअल में वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो वो टेक्नोलॉजी दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब जो बच्चे ये एग्जाम दे रहे थे ना, बहुत सारे बच्चों ने चित्र मार कर आया और बहुत सारे बच्चों ने फाइन आर्ट्स मार कर आया कि ये चित्र को दिखा रहा है, जबकि वो चित्र को नहीं, वो किसको दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो टेक्नोलॉजी को दिखाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ध्यान से देखोगे। चलिए, आज के प्रश्न का ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप लोग में से बहुत सारे बच्चे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे परहेज करते हो, या इस टाइप के जो प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं कि इतना मिनट का अंतर होगा, इतना मिनट आगे होगा, इतना मिनट पीछे होगा, तो आप लोग या तो ट्रिक लगाने की कोशिश करते हो या तो आप लोग इस टाइप के प्रश्न से डर जाते हो। ठीक है, आने वाले 3 से 4 मिनट आप पेशेंस के साथ देखोगे तो आज के बाद मैं गारंटी देता हूं कि इस टाइप के जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप कलम नहीं उठाओगे, ऐसे ही बना लोगे। बस इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ध्यान से समझोगे। देखिए, इस टाइप का जो प्रश्न होता है ना कि 4 से 5 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के बीच 12 मिनट का अंतर है, एक्चुअल में ये प्रश्न 3 तरह से रिएक्ट करते हैं। कितने तरह से? 3 तरह से रिएक्ट करते हैं। पहला पूछेगा 4 से 5 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 12 मिनट पीछे है। दूसरा पूछेगा 4 से 5 के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे की सुई से 12 मिनट आगे है। और तीसरा पूछेगा 4 से 5 के बीच
मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच 12 मिनट का अंतर है। ठीक है, तो एक सिखा दूंगा ना, उसके बाद आपसे सब बनेगा, तो ध्यान से समझोगे। अगर इसने कहा कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे है, तो मेरे भाई माइनस कर लेना। लेकिन जब यदि वो कहेगा कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे है, तो मेरे भाई इसमें प्लस कर लेना। लेकिन जब वो कह देगा ना कि अंतर निकाल दो, तो सबसे पहले देख लेना कि 4 बजे जब घड़ी स्टार्ट होगी तो उसके बीच कितना अंतर होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये बात आपकी समझ में नहीं आई कि 4 बजे जब घड़ी स्टार्ट होगी तो उसके बीच अंतर कितना होगा। तो मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं आपको कि 4 बजे जब घड़ी अपना समय स्टार्ट करेगी तो उसके बीच कोई अंतर को कैसे देखेंगे। देखो, बनाना नहीं है, बस एक बार समझ लो, उसके बाद मैं इससे अभी 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप इजी से फिर कर लोगे। ये घड़ी है और घड़ी में 4 बज रहे हैं, तो मिनट वाली सुई 12 पे और घंटे वाली सुई 4 पे, यानी 5 मिनट 10 मिनट, दो छूट गया ना, 12, 1, 2, 3 और 4 और ये 5। 4 बजे सिचुएशन ये होगा घड़ी का, तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट, यानी 4 बजे मिनट कितने दूरी पे होगी घंटे की सुई और मिनट की सुई, तो 20 मिनट की दूरी पे होगी। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं कि सर 4 को अगर मिनट में कहें ना तो वो 20 मिनट होगा, 4 को मिनट में कहें तो 20 मिनट। अब ध्यान से समझना, पूछ रहा है कि सुइयों के बीच 12 मिनट का अंतर, तो ये 4 बजे 20 मिनट है और मुझे अंतर जो चाहिए वो 12 मिनट का अंतर चाहिए, यानी छोटा अंतर चाहिए। कैसा अंतर चाहिए? छोटा अंतर चाहिए। तो कुछ मत कीजिए, इस 20 मिनट को पकड़ लीजिए, एक बार इसमें से 12 माइनस कर दो और एक बार इसमें 12 जोड़ दो। जब 20 में 12 माइनस करोगे तो 8 मिनट हो जाएंगे और 20 में 12 जोड़ोगे तो 32 मिनट हो जाएंगे। बस देखना कितना आसान गेम है। अब क्या करो ना नेक्स्ट अटेम्प्ट में, कि इस 8 मिनट में 12/11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 8 हो गए 96/11, इसको कैलकुलेट कर दो तो 11 8 88 और बच गया 8, यानी पहला समय आया 4:08.8/11 मिनट। अब दूसरा देख लो, 32 मिनट है ना, तो कुछ मत करना, 32 को 12/11 के साथ कैलकुलेट कर देना, तो 12 दूना 24 के लिए 4, हाथ में बच गए 2, 12 तिया 36 और 2 38 हो गए और बटा 11 हो गया। 11 से भाग दे दो, 11 तिया 33, बच गए 54। चलिए प्यारे बच्चों, आ जाइए फिर से, थोड़ा सा यहाँ नेट का इशू आ गया था, ठीक है, जिसके कारण समस्याएं आई। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सेशन को उसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ चुके हो कि 4 से 5 के मध्य कब दोनों सुइयों के बीच 12 मिनट का अंतर होगा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ला रहा हूं ताकि आपके लिए समझना जो है ना वो थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखोगे, मान लो हमने कहा 2 से 3 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के मध्य 12 मिनट का अंतर होगा। तो 2 कहने का मतलब है कि 10 मिनट, 2 कहने का मतलब है 10 मिनट। अब देखिए 10 मिनट का अंतर शुरुआत में होता है और मुझे 12 मिनट का अंतर चाहिए, यानी बड़ा अंतर चाहिए। तो जब बड़ा अंतर चाहिए मेरे भाई, तो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कीजिएगा, आप 10 में सीधा का सीधा 12 जोड़िएगा, तो 12 10 कितने हो गए, तो 32 हो गए। 32 में 12/11 के साथ कैलकुलेट करोगे तो 12 दूनी 24 का 4 हो गया, हाथ में बच गए 2, 12 तिया 36 और 2 38 हो गए और बटा 11 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लो आप,
तो 11 तिया 33 हो गए, 54 बच गया, 11 चक्को 44 हो गया और 10 बच गए। यानी आप समय कह सकते हो कि सर 2 बज कर के 34, 10 है ना, 12 और 10 22 होने चाहिए थे। 12 और 10 कितने हो गए, तो 22 मिनट हो गए। इस 22 को 12/11 के साथ कैलकुलेट करो तो 12 दूनी 24 का 4 हाथ में 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264/11 आ गया। 11 दूना 22 कट गया और 11 चक्को 44 कट गए और यहाँ जीरो आ गया। यानी आप कह सकते हो कि सर 2 बज कर के 24 मिनट पर वह समय होगा जब 2 से 3 बजे के बीच 12 मिनट का अंतर होगा। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चंस क्यों ना पूछी जाए, कोई भी क्वेश्चंस क्यों ना पूछी जाए, आप एकदम आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। देख लो, अब कह रहा है कि सर 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयों के बीच कब कितने मिनट का अंतर होगा, तो 16 मिनट का अंतर होगा। कितने मिनट का अंतर, तो 4 से 5 के बीच 16 मिनट का अंतर होगा। तो 4 कहने का मतलब मेरे भाई क्या, 20। अब 16 मिनट जो है वो 20 से कम है, तो अब दो काम चलेगा। एक बार 20 में 16 माइनस और एक बार 20 में 16 प्लस। तो 20 में 16 माइनस किया तो 4, गाड़ी का चाबी लगा दो 12/11, तो 12 चक्को 48/11 हो गया। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 11 चक्को 44 और बचा 4, यानी पहला समय आया 4 बज के 4 पूर्णांक 4/11 मिनट। ठीक है, अब दूसरा देखो, 20 में 16 जोड़ोगे तो ये 36 हो जाएगा और इसको 12/11 के साथ कैलकुलेट करोगे तो 12 छक 72 के लिए दो हाथ में बचे 7, 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 36 में हमने 7 जोड़ दिया तो ये हो गए 43, यानी 43/11। अब देख लो, 11 तिया 33 कटेगा क्या, अब कितने बच गए, तो यहां पे 33 जब निकालोगे तो 102 बच गए, तो 11 नवा 99 कट गया। अब कितने बच गए, 3 बच गए। यानी दूसरा समय कब आया, तो 4 बज के 39.3/11 मिनट आ गया। अब मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के प्रश्न यदि आपके पास आएंगे तो आप ज्यादा समय लगाओगे इसको बनाने में। बहुत आसानी से और बहुत सरलता के साथ आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। तो याद क्या रखनी है आपको, 32 होगा, 12 छक 72 का दो हाथ में 7, 12 तिया 36, 7 छः 13 का तीन हाथ में 1, 3 1 4, 43 हो जाएगा जी। ठीक है, देखिए 36 को किससे गुना किए, तो 12 से गुना किए। ठीक है, तो 12 छक 72 और 12 तिया 36, 2 7 छः 13 का 3, 3 1 4, 432/11। ठीक तो था बंधु, 11 तिया 33 बच गया 100, 11 नवा 99 बच गए 3, यानी 4 बजकर 39 सहित 3/11 मिनट। अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आप फंसोगे, आप आसानी से निकाल लोगे। बस इसको पहले अंक में मिनट को बदलना और देखना, अगर इससे बड़ा मिनट मांग रहा है तो एक बार काम करना जोड़कर, और उससे छोटा मिनट मांग रहा है तो दो बार काम करना, एक बार घटाकर और एक बार जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, ध्यान से देखिए। 4 बजकर 35 मिनट 30 सेकंड पर बजने वाला घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 30 × h-11/2 × m वाले कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। पूरी इंडिया इसी से बनाती है, 30 × h-11/2। ठीक है, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। अब बोलोगे सर आप इसका यूज क्यों नहीं करते हो, क्योंकि बाबू ये कैलकुलेशन में लेंदी हो जाता है। ठीक है, इस ट्रिक से बन तो जाते हैं लेकिन कैलकुलेशन इसकी क्या हो जाती है कि बहुत लेंदी हो जाती है, जिसके कारण हम लोग जो है ना इस वाले से नहीं करेंगे। मैं आपको अपना तरीका सिखा रहा हूं एंगल निकालने का, इसको एक बार सीख लो, फिर पूरी जिंदगी कभी भी एंगल निकालने में आपको समस्या का सामना
नहीं करना होगा। तो चलिए आइए हम लोग एंगल निकालना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझोगे। 4:20, 4:50, 4:05, 4:35। ध्यान से समझोगे, एक बार में एंगल जो है ना वो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यानी एंगल के क्वेश्चंस को आप तार तार कर सकते हो, चाहे कोई भी समय हो। ठीक है, तो ध्यान से समझोगे बाबू। देखिए, ये जो घंटे वाली सुई है ना मेरे दोस्त, आप इसको मिनट के रूप में चेंज कर लो। तो 4 पे घंटे की सुई होने का मतलब जब उसको मिनट के रूप में चेंज करेंगे तो घड़ी में अगर 4 पे सुई है ना तो हम इसको 20 मिनट कह सकते हैं। बोलो, कह सकते हैं। जैसे घड़ी में 1 पे सुई है तो 5 मिनट, 2 पे सुई है तो 10 मिनट, 3 पे है तो 15 मिनट। इसी तरह अगर 4 पे सुई है मेरे भाई तो हम इसको 20 मिनट कह सकते हैं। बिल्कुल। तो देखो, घंटे वाली सुई को जब हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 20 मिनट दिखाता है। यहां भी 20 मिनट और यहां भी 20 मिनट, दोनों मिनट के बीच में 0 मिनट का अंतर आ गया। तो जब भी मेरे भाई, मेरे बंधु, 0 मिनट का अंतर आ जाए तो मिनट के आधा को आंसर बना लो, यानी 10 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 4:20 पे 10 डिग्री का कोण बन जाएगा। आप इस पे आराम से चेक कर लेना, बाद में अलग बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, घंटे की सुई 4 पे है ना, आप इसको मिनट के रूप में कन्वर्ट करके सोचोगे तो ये 20 मिनट होगा। 20 मिनट और 50 मिनट के बीच का अंतर जो है ये 30 मिनट होगा। तो जब भी 30 मिनट का अंतर आए, याद रखोगे, जब भी 30 मिनट का अंतर आए, 180 में से मिनट के आधा को माइनस कर देना मेरे भाई, आपका आंसर ऑलवेज आपके पास होगा। यानी कि 4:50 पर 155 डिग्री का कोण बनेगा। इसको बिल्कुल नहीं काट सकते हो, ये 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर देगा। अब देखो, अगर 4 को आप मिनट के रूप में सोचोगे तो ये 20 मिनट दिखाएगा। अब घड़ी में हमारा 5 मिनट यहां होता है और 20 मिनट यहां। तो बताओ, 20 मिनट से 5 मिनट जाना आसान या 5 मिनट से 20 मिनट? तो आप खुद भी बोलोगे कि सर 5 मिनट से 20 मिनट जाना आसान होता है। तो 5 मिनट से 20 मिनट जाने में टोटल कितने मिनट लगेंगे? 15 मिनट। तो 15 को 6 से गुना करना तो 15 छक 90 हो गया। और जब ये अंतर आप मिनट के सुई से घंटे के सुई की ओर लेना तो मिनट के आधा को इसमें जोड़ देना, यानी 92.5 डिग्री का कोण आ गया। समय नहीं लगता है मेरे दोस्त, मैं आपको बस सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इंस्पायर इंडिया जी, जब सीख लोगे ना तो झुनझुन्ना की तरह इसको बजा दोगे। ठीक है, अब देख लो, 4 कहने का मतलब कितना? तो 20 मिनट। अब बताओ, 35 मिनट से 20 मिनट की ओर तो नहीं जाएंगे, तो हम 20 मिनट से 35 मिनट की ओर आएंगे तो फिर से 15 मिनट का अंतर मिलेगा। तो 15 छक 90 डिग्री हो गए। लेकिन इस बार चूंकि घंटे से मिनट की ओर आए हैं तो मिनट के आधा को माइनस करेंगे। जब 90 में से हम 17.5 डिग्री माइनस करेंगे तो 72.5 डिग्री का कोण बनेगा। ये 4 तरीका आप अपने माइंड में अगर रखते हो तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो। तो पहला तरीका क्या है एंगल को निकालने का? कि जब आप घंटे की सुई को मिनट के रूप में कन्वर्ट करोगे तो दोनों मिनट के बीच 0 मिनट का अंतर आएगा, तो मिनट के आधा को आंसर दे देना। ठीक है। दूसरा, जब घड़ी की सुई 4 पे घंटे की दिख रही है, आप मिनट के रूप में तोड़ोगे तो मिनट और मिनट मिल करके 30 मिनट का अंतर देगा। और 30 मिनट का अंतर अगर दे दिया तो 180 में से मिनट के आधा को माइनस कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है। 4:05 20 मिनट दिखा तो 5 मिनट से 20 मिनट जाने में आपको 15 मिनट लगेंगे। तो 15 छक 30 90 हो गया और मिनट के आधा को जोड़ देना। जब यही काम आप घंटे की सुई से मिनट के सुई की ओर करो
तो बस 15 इंटू 6 करके मिनट के आधा को घटा देना। अगर ये चार मान आपको याद है कि चार प्रोसेस करते हैं, तो जैसा क्वेश्चन बोला आप वैसा प्रोसेस आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं इस एक्चुअल क्वेश्चन पे, क्योंकि इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाने के लिए आपको यह तरीका समझाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। तब आपको एक बार में समझ आएगा कि हम एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चंस के साथ करते क्या हैं। देखिए, 4:35 और 30 सेकंड बोले गए हैं। 4:35 बोले गए हैं। तो सबसे पहले आप 4:35 का एंगल फाइंड आउट कर लो। 4 पे सुई होने का मतलब मेरे भाई 20 मिनट दिखता है, और 20 मिनट से 35 मिनट आने में 15 मिनट लगता है। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो 15 मिनट बराबर 15 छक 90 डिग्री होंगे। और चूंकि घंटा से मिनट के सुई की ओर आए हैं, तो मिनट का आधा यानी 35 का आधा 17.5 डिग्री घटाएंगे। जब 90 में से 17.5 डिग्री घटाएंगे तो 72.5 डिग्री का कोण पाएंगे। अब ये कोण 72.5 डिग्री का कितने बजे बना? तो ये 4:35 पर बना। कब बना? 4:35 पे बना। अब सवाल उठता है, सर इस 30 सेकंड का हिसाब लेना है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री आगे जाती है, जबकि 1 मिनट में घंटा की सुई आधा डिग्री आगे जाती है। तो अगर ये मिनट की सुई 6 डिग्री आगे गई और घंटा की सुई आधा डिग्री आगे गई, यानी 1 मिनट में 5.5 डिग्री का अंतर लेती है। तो 1 मिनट कहने का मतलब 60 सेकंड में 5.5 डिग्री का अंतर लेती है। 60 सेकंड में 5.5 डिग्री का अंतर लेती है। तो 1 सेकंड में 5.5/60 का अंतर लेगी। यहां 30 सेकंड का निकालना है, तो 30 सेकंड में 5.5/60 इंटू 30, इसको आप कैलकुलेट कर दो। तो 30 दूना 60 कट गए, 2 दूना 4 हो गए डेसिमल, 2 सते 14 हो गए, और 2 पचे 10 हो गए, यानी 2.75 डिग्री। अब पहले हिस्से में अगर माइनस हुआ है तो दूसरे हिस्से में प्लस कर लेना, यानी 2.75 डिग्री को ऐड कर लेना। 5 7 5 12 के लिए 2 कैरी 1 बचा, 2 2 4 1 5, और ये रहे 7, यानी 75.25 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने डिग्री का? 75.25 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो देख लो 75.25 डिग्री का कोण किस वाले में दे रखा है? तो सी वाले में दे रखा है। आप इत्मीनान से इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा कि सर ने आखिर किया क्या। जब आपको इसकी आदत लग जाएगी तो फिर आप बहुत स्पीड बना पाओगे, आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वहीं से वहीं माइंड आपका कैलकुलेट कर लेगा। यानी इस वाले से ज्यादा स्पीड आप बना सकते हो। बोलोगे सही में? तो देख लो, अगर इसी को कर लेते 30 इंटू 4 और -11/2 इंटू 35 जैसे ही रखते, तो इसको काटते तो ये 17.5 आता। अब 11 को 17.5 से गुना करते और फिर यहाँ 120 में से उसको माइनस करते, तो ये समय आपका ज्यादा कंज्यूम कर लेता। ठीक है, अच्छा आपने ऑफलाइन बैच किया है, तब तो फिर आपकी एक्यूरेसी तगड़ी होगी मनीषा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, ये भी आपके रेलवे में 9/8/2018 को पूछे गए प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है, यानी स्टेटमेंट एंड कंडीशन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है, डाटा सफिशिएंसी का प्रश्न है जी, सॉरी। ए बी सी की बिक्री कैसी रही है? प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि एबीसी की बिक्री कैसी रही है। अब कहता है कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे। तो एक साबुन का कीमत 70 रुपया था और उसने 75,000 साबुन बेच दिया। तो भैया यहां से तो पता चल रहा है कि 75,000 साबुन अगर उसने बेच दिया है और पर साबुन की कीमत 70 रुपया है, तो इसकी कमाई तो बहुत हुई है। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कंपनी एबीसी के पास एक ही प्रोडक्ट है या कंपनी एबीसी एक से अधिक प्रोडक्ट बनाती है।
कितने प्रॉफिट में है कितने लॉस में है इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। यानी अकेले ए नंबर ने जवाब नहीं दिया कि कंपनी की बिक्री कैसी है, ये नहीं बता पाया क्योंकि प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है। अब दूसरा देखिए क्या कहता है, उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं था। तो जब उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं था, अगर हम पहले को हटा लें तो केवल दूसरे से भी आंसर नहीं मिलेगा। और डाटा सफिशिएंसी मेरे भाई कहता है कि जब पहले ने भी आंसर नहीं दिया और दूसरे ने भी आंसर नहीं दिया तो आप दोनों को एक साथ ऐड कर दो। अगर दोनों को हम एक साथ ऐड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि एबीसी कंपनी के पास एक ही उत्पाद है और वो उत्पाद क्या है, साबुन है, जो 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचता है और उसने कुल 75,000 साबुन बेच दिए हैं, यानी कंपनी की बिक्री अच्छी है। तो एक और दो मिलकर के जवाब दे रखा है, तो हम कहेंगे कथन एक और दो दोनों ही उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त है। यानी अकेले कोई भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर के ऑप्शन देने के लिए पर्याप्त है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। चलो आप समय ले लो 20 सेकेंड, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चंस को आप ब्रेक डाउन करके दिखाओ। 20 सेकेंड का समय लो। क्या है मनीषा सर, ऑप्शन सही से नहीं दिख रहा है। अभी इसके ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, जल्दी से इसको बना लीजिए। 20 सेकेंड, ज्यादा नहीं, बिल्कुल 20 सेकेंड। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक लगाओगे जल्दी पाओगे आंसर। यदि लॉजिक नहीं लगाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जल्दी से जवाब दीजिए। बी आ गया, हिटमैन जी ने जवाब दिया सर बी आंसर होंगे। ठीक है, बस इकलौता हिटमैन जी के पास ही आंसर है। जल्दी से जवाब दो। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखोगे। बस बाबू हिटमैन जी समझ गए बच्चा। देखिए एसी है ना और यहां AFI है ना। अच्छा, अगर इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में देखें, यानी लेटर के रूप में ना देख के डिजिट के रूप में देखें, तो एक, सी का वैल्यू 3, इसका वैल्यू 1, 6, 9, तो हम कह सकते हैं ना सर 13 का स्क्वायर कर दो 169 मिल जाएंगे। 13 का स्क्वायर कर दो 169 मिल जाएंगे। तो इसी तरह अब हमारे पास क्या है बाबू, तो BC है। बी का प्लेस वैल्यू 2 और सी का प्लेस वैल्यू 5, 3, सी का प्लेस वैल्यू 3। इसका मतलब सर 23 का स्क्वायर कर दो, और 23 का स्क्वायर 529 होते हैं 529। तो 5 के लिए आप क्या लिखोगे, तो 5 के लिए आप ई लिखोगे, 2 के लिए तो आप बी लिखोगे, और 9 के लिए आप आई लिखोगे। यानी आपका आंसर EBI हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो सबसे फास्ट आंसर हिटमैन ने दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी आपके NTPC रेलवे में पूछे गए, ALP में पूछे गए प्रश्न है। कहता है दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक्स और वाई में से कौन बेहतर नर्तक है। अब प्रश्न क्या पूछे गए कि एक्स और वाई में से कौन जो है ना बेहतरीन डांसर है। ठीक है, अब देखिए एक्स ने अत्यधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, तो एक्स है उसने ऑडिशन बहुत दिया है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उसने ऑडिशन दिया, यहां गया दिखाया अपना कला, वहां गया दिखाया अपना कला। तो जब इसने सिर्फ ऑडिशन ही दिया है, अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं करी है, कहीं स्टेज पे नहीं काम किया है, तो हम इसको बेस्ट डांसर नहीं मान सकते हैं। अब दूसरा क्या कहता है, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया है, लेकिन वाई के साथ ऐसा नहीं है, उसने परफॉर्म किया है मंच पर बहुत सारा, यानी बी नंबर सही है। तो देखिए अकेला कथन 2 पर्याप्त है जबकि कथन 1 अकेले पर्याप्त है नहीं। अकेले 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, अकेले कथन 1 पर्याप्त है कि जबकि 2 अकेले अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। अब विवेक कुमार जी कहाँ थे बाबू, क्वेश्चन PDF कहाँ मिलेगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन PDF आपको मिलेंगे। नवीन सर का टेलीग्राम चैनल है,
टेलीग्राम पे जाओगे, नवीन कुमार सिंह टाइप करोगे, उस टेलीग्राम चैनल से अपने आप को ऐड करवाओगे और 7 बजे शाम में आपके पास ये 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पर डे पहुंच जाया करेगी, मंडे टू फ्राइडे के बीच। और हम लोग 7:30 बजे से इसका डिस्कशन ऑन कर देंगे, ठीक है। अरे बाबू अविनाश ये बता, समिति बाजार और किसान कोल्ड स्टोरेज में कितनी दूरी है बच्चा? 5 मिनट पाँव पाँव आने से लगता है, ठीक है। अब 5 मिनट पैदल आ सकते हो, समय की अभी बहुत कमी हो रखी है मेरे पास, ठीक है। तो आप बिल्कुल 5 मिनट तो खर्च कर ही सकते हो ना अविनाश। आप समिति बाजार मेन गेट वाले ब्रांच पे आते थे और मैं अभी किसान कोल्ड स्टोर वाले ब्रांच में हूं, तो वहां से डिस्टेंस कितने हैं? 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस है। अब 5 से 7 मिनट चल लोगे, आप आराम से पहुंच जाओगे हमारे पास। देखिए ध्यान से समझोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है रैंकिंग का, ठीक है। अच्छा, मेरे बिना रीजनिंग नहीं आप लोग को समझ में आती, तो हम कहाँ भाग रहे हैं रे बच्चा। बस थोड़ा सा जगह यहां से वहां हो गया, बहुत सारी बैच हो गई थी, ठीक है। देखिए कितने बच्चों की कक्षा है? 30 बच्चों की है ना। तो आप ऐसे समझो कि आपने 30 कुर्सी लगा दिया। तो 30 बच्चों की एक कक्षा है, तो आपने 30 कुर्सी लगा दिया। अब राम गया उस कुर्सी पे बैठने के लिए दाएं छोर से और 21 कुर्सी पे कब्जा कर लिया, जबकि मोहन गया बाएं छोर से बैठने के लिए और 14 कुर्सी पे कब्जा कर लिया। तो 21 कुर्सी राम ने कब्जा किया और 14 कुर्सी मोहन ने कब्जा किया, यानी दोनों मिलकर 35 कुर्सी कब्जा में ले आए। जबकि हमारे पास कुर्सी कितने थे? 30 कुर्सी थे और हिसाब मिल रहा है 35 कुर्सी का, यानी 5 कुर्सी का अता पता नहीं चल रहा है। तो जिसने बैठा उसी ने बदमाशी किया। तो किसने बैठा? तो राम और मोहन ने बैठा। तो उस 5 में से राम और मोहन को मारकर भगा दो। अभी भी कितने का हिसाब नहीं मिल रहा है? तो 3 का हिसाब नहीं मिल रहा है। तो यही 3 कुर्सियां जो है ना, वो राम और मोहन के बीच में लगी हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सर एलपी सेट का डिस्कशन क्यों नहीं कराते हैं? कुमार दीपक जी अभी बोला समय की बहुत कमी हो गई है, लॉट्स ऑफ बैचेस हो गए हैं, ठीक है। अब मशीन तो हूं नहीं ना कि 18 घंटे 16 घंटे काम कर सकता हूं, तो कुछ बैचेस जैसे ही कम होती है हमारी, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम आएंगे। जैसे देखिए ये यूट्यूब वाली स्लॉट के लिए भी मैं खाली नहीं था। अभी एक बैच हमारी हाल फिलहाल में खत्म हुई, तो हमने कहा कि भैया अब एग्जाम का टाइम आ गया है, तो ये स्लॉट अब हम किसी को नहीं देने वाले हैं, ये स्लॉट हम यूट्यूब पे ही आने वाले हैं। तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि अभी मैं इस टाइम में बैच बना लूं, ठीक है, और बैच बनाकर वहां बैच वाले बच्चों को पढ़ाऊं। लेकिन फिर आप लोग छूट जाते ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसीलिए मैं अभी बैच नहीं असाइन करवाया। सर को बोला सर अभी बैच रहने दो, एग्जाम वगैरह खत्म होने दो, फिर बैच लूंगा इस समय में, अभी यूट्यूब पे आना जरूरी है। तो बस बिल्कुल आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए। और यार थोड़ा लिंकुंग शेयर करा करो भाई, लिंक शेयर करो अपने मित्र को, दोस्त को, भाई को, बहन को, सबको शेयर करो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के यहाँ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सके। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए, हवा में बन गया ना, बिल्कुल। तो हम लोग क्या सोचे इस वाले क्वेश्चन में? हम लोगों ने सोचा कि सर 30 कुर्सी लगे हुए थे और उस 30 कुर्सी पे बैठने के लिए राम दाएं छोर से 21 कुर्सी पे कब्जा किया, जबकि मोहन बाएं छोर से 14 कुर्सी पे कब्जा किया। तो 21 कुर्सी मोहन राम ने और 14 कुर्सी मोहन ने कब्जा किया, दोनों का कुर्सी मिलाएं तो कुर्सी की संख्या 35 हो गई। जबकि कुर्सी हमने लगाया था 30, 5 कुर्सी एक्स्ट्रा मिल रहे थे, राम और मोहन को मारकर भगा दिया मेरे भाई। अभी भी 3 कुर्सी का हिसाब नहीं मिल रहा है, वही 3 कुर्सी बीच में है। एकदम आसानी से और इजीली बना सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। अब देख लो, ये रहा राइट इंड और ये रहा लेफ्ट इंड। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, राम का स्थान राइट इंड से 21 है। तो राम का स्थान राइट इंड से कितना दे रखा है? तो 21 दे रखा है। अब जब 30 ही कुर्सी है तो 21 हो गया, तो 22 23 24 25 26 27 28 29, ये 30 रहा। जबकि मोहन का स्थान बाएं छोर से 14 है मेरे भाई। तो मोहन का स्थान बाएं छोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14, ये 14 नंबर पे कौन है? तो मोहन है। अब पूछा सर राम और मोहन के बीच में कितना लोग बैठा है? तो देख लो यहां स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि राम और मोहन के बीच में 1 2 3 लोग बैठा है। आंसर 3 हो गए,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन ध्यान से समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर मेरे मैसेज का रिप्लाई दीजिए ना, क्या हो गया? अरे बच्चा काहे परेशान हो गई? सर हम लोग का फाउंडेशन बैच बंद करा दिए गए हैं, कोई बैच में ऐड नहीं किए गए हैं मुझे, और सब्जेक्ट बाकी हैं। रीजनिंग तो बाबू हमने खत्म कर दी थी, मैथ वाले सर ने भी मैथ खत्म कर दी थी। आप यहाँ आओगे, यहाँ इंक्वायरी कर लोगे कि भैया कौन से बैच में हम लोग को दिया गया है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान से समझिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्याप्त है? क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? अब वाक्य दिया गया, राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। जब राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का कर लिया है दर्शन, यानी हम कह सकते हैं कि राजू को यात्रा करना पसंद है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अच्छा दूसरे को देखो, राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है। अब उसके दोस्त घूमते हैं या उसके दोस्त नहीं घूमते हैं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन मेरे भाई गलत हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य 2 केवल पर्याप्त हैं, गलत है। वाक्य 1 एवं 2 साथ में पर्याप्त नहीं है, और प्रश्न का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, गलत है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों वाक्य एक साथ पर्याप्त हैं, गलत है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य 1 केवल पर्याप्त है, परंतु वाक्य 2 केवल पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे सटीक और सबसे बेस्ट आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को तो हम लोग हंसते खेलते ऐसा ही बना लिया करते हैं। मिथिलेश ने नेहा से कहा, किससे कहा? नेहा से। तुम्हारे, तुम्हारे यानी नेहा के इकलौते भाई का पुत्र, तो नेहा के इकलौते भाई का पुत्र यानी नेहा का भतीजा। मेरी पत्नी का भाई, तो मेरी यानी मिथिलेश की, तो नेहा का जो भतीजा है ना, नेहा के भाई का बेटा यानी नेहा का जो भतीजा है, वो मेरी पत्नी का भाई है, यानी मेरा साला है। तो नेहा का भतीजा जब मेरा साला है, इसका मतलब नेहा की भतीजी मेरी पत्नी है। ठीक है, अब पूछता है कि नेहा का मिथिलेश की पत्नी से क्या संबंध है, तो नेहा को मिथिलेश की पत्नी बुआ कहेगी, क्योंकि मिथिलेश की पत्नी को वो भतीजी कहने वाली है। तो बुआ ढूंढ लो किस में है, तो बुआ ऑप्शन नंबर ए में है। देखो, मिथिलेश ने कहा, किससे कहा? तो नेहा से कहा। तुम्हारे, तुम्हारे यानी नेहा के इकलौते भाई, तो नेहा का कोई इकलौता भाई है, नेहा का कोई इकलौता भाई है। और का पुत्र, तो इकलौते भाई का पुत्र। मेरी पत्नी यानी मिथिलेश की पत्नी का कौन है? भाई है। ठीक है, तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अब पूछ रहा है नेहा का, नेहा का मिथिलेश से नहीं, मिथिलेश की पत्नी से क्या संबंध है, यानी यहां जानकारी हमें नेहा के बारे में अवेलेबल करवाना है मिथिलेश की पत्नी से जोड़कर। तो अगर ये हम हैं, तो ये मेरे भाई साहब हुए, और मेरे भाई के पापा जो हुए वो मेरे भी पापा हुए, और मेरे पापा की नेहा बहन हो गई। तो पापा की बहन को हम लोग क्या कहेंगे? तो पापा की बहन को हम लोग बुआ कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे पर्याप्त आंसर में से एक होगा। चलो भाई, इस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, आप मुझे सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑनलाइन क्लास करनी है दिव्यांशु कुमार जी? ठीक है, बिल्कुल बाबू आप कर सकते हो, कुछ नहीं करो, एकदम नवीन सर का यू जाओ और प्ले स्टोर पर जाकर
प्ले स्टोर पर जाकर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टाइप करो, ठीक है। वहां जो ऐप आएंगे आप उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। वहां डाउनलोड करने के बाद कोर्स वाले सेक्शन में जाना। कोर्स वाले सेक्शन में मिशन एएलपी के नाम से बैच चल रही होगी, आप उस बैच को परचेस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। मिशन एएलपी वाली बैच में सारे सब्जेक्ट, ठीक है, यानी आपकी मैथ भी हो जाएगी। अच्छा केयरलेस है, केयरलेस नहीं है रे, काम बहुत होता है, ठीक है। अब इसी कारण वो जल्दी रिप्लाई आपको नहीं दे पाते, उनके पास काम बहुत होता है, ठीक है। तो काम का वर्डन बढ़ने से जो है ना, अब जैसे देख लो हमारे प्लेटफॉर्म में एक सप्ताह में 65 के आसपास सिर्फ टेस्ट सीरीज चलती है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर की। तो इतना टेस्ट सीरीज जो चलता है जिसके कारण टेक्निकल टीम थोड़े बिजी होते हैं, नंबर ऑफ बैचेस जो है वो बहुत अधिक है, जिसके कारण टेक्निकल टीम पे वर्डन बहुत अधिक होता है, ठीक है। बस 1 से 2 महीना की प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल एक नए अंदाज में फुल्ली टेक्नोलॉजी के साथ आपका ऑनलाइन प्रोसेस अप्लाई करने वाला है। तो बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए आइए देखिए अब आंसर कितने आए, 48 आ गए। चलिए देखते हैं 48 आंसर आते हैं कि नहीं। ध्यान से देखो तो 4 has 3 एट द रेट ऑफ 5 इक्वल टू कहता है कि 31। तो किया क्या ना कि एट द रेट का मतलब इनटू था, तो अब इसका मतलब था कि 4 का स्क्वायर किया और प्लस 3 × 5 = 15 कर दिया। तो 4 चको 16 हो गए और 15 हो गए, तो 16 और 15 कितने हो गए, 31 हो गए। इसी तरह से देखोगे क्या दे रखा है, 6 एट द रेट ऑफ 2 हैज 5 इक्वल टू कहता है कि सर 37 है, ठीक है। तो एट द रेट का मतलब इनटू है, तो 6 × 2 और प्लस 5 का स्क्वायर किया, तो 6 × 2 = 12 हो गए और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 12 और 25 कितने हो गए, 37 हो गए। अब बोला सेम प्रोसेसर अप्लाई कर करके हमें जवाब देना है 6 has 4 एट द रेट ऑफ 5 का। तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 × 5 करेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 5 चको 20 हो गए, 36 और 20 56 हो गए। अब देख लो 56 किसी में है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से आंसर दिए गए हैं, तो इसके लिए आंसर कितने हो गए, तो 56 हो गए। इसीलिए हमने कहा था कि क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। इस टाइप के क्वेश्चन सभी बार बार पूछे जा रहे हैं और आप बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में उलझ जाते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश हमारी यही होगी कि जितना अच्छा से अच्छा क्वेश्चन दिखा सकूं आप देख लो, ताकि एग्जामिनेशन में आप गलती ना कर पाओ, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। ऑड मैन आउट का प्रश्न है। अब ध्यान से देखोगे, बाहर कितने लाइन सेगमेंट, तो 5, अंदर कितने, तो 6, बाहर कितने लाइन सेगमेंट, 4, अंदर कितने, 3, बाहर कितने लाइन सेगमेंट, 3, अंदर कितने, 4, बाहर कितने लाइन सेगमेंट, 4, अंदर कितने, 5। तो हमेशा देखोगे कि बाहर कितने, 5 तो 6, 3 4, 3 4, 5 और 4, ठीक है। तो बाहर कम अंदर ज्यादा, बाहर कम अंदर ज्यादा, बाहर कम अंदर ज्यादा। लेकिन इस वाले फिगर में बाहर ज्यादा अंदर कम है, यानी यही वाला अंतर हो गया। और ये वाला ऑप्शन किस में है, तो सी नंबर में है। तो इसका आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है। सब में क्या हो रहा था कि बाहर कम था, अंदर ज्यादा लाइन सेगमेंट था। लेकिन बी वाले ऑप्शन में हम देखें तो बाहर ही अधिक लाइन सेगमेंट थे और अंदर ही कम लाइन सेगमेंट दिए गए थे। इसका मतलब है कि इसके लिए बी नंबर ऑप्शन, और बी नंबर ऑप्शन बाबू सी में दे रखा है, तो आंसर हमारे लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। और अगर आप चाहो ना और आपके पास मेरी वाली कॉन्सेप्ट है, तब तो आप ऐसे ही हंसते खेलते बना सकते हो। बोलो बना सकते हो कि नहीं। अगर मेरी वाली कॉन्सेप्ट है तो आप इसको हंसते खेलते बना सकते हो। देखो, राम अपने माता से मिलने के लिए सीधा 5 किलोमीटर चला। यहां तक प्रश्न को पढ़ने पर पता चल गया कि डायरेक्शन का प्रश्न है। अब क्या पूछ रहा है, तो राम ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था।
यानी डायरेक्शन पूछी जाती कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो ध्यान से देखिए, राम अपने माता से मिलने के लिए सीधा चला, अब उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर चला, वहां से बाईं ओर मुड़ा 45 डिग्री, और 6 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा 135 डिग्री। तो बायां 45 से दायां 45 कट गया, यानी दायां 90 डिग्री का मतलब दायां, यानी 2 बार दायां बचा हुआ है। वो पाता है कि वो अपने माता के दाईं ओर माता की ओर मुख करके खड़ा है, यदि उसकी माता दक्षिण में देख रही है। तो जब राम की माता बाबू दक्षिण में देख रही है तो उसकी माता का दायां हाथ पश्चिम में होगा, यानी राम पश्चिम की ओर से आ रहा है और पूरब में जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि राम का अंतिम डायरेक्शन जो है वो पूरब है। अब आपको पता है कि जब कुछ नहीं बचता है कटने के बाद, तो में सेम सेमे अपोजिट होता है, और जब 2 राइट या 2 लेफ्ट बच जाते हैं तो सेमे सेम और में अपोजिट होता है। तो यहाँ में वाली कंडीशन है तो अपोजिट हो जाएगा, तो पूरब का अपोजिट पश्चिम। अब बोलोगे सर कैसे हो गया? तो देखो, राम अपने घर से सीधा चलता है कितना, 5 मीटर, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ के कितना चलता है, 2 मीटर, वहां से वो 45 डिग्री बाएं घूमता है, और 45 डिग्री बाएं घूम के मूव करता है 6 किलोमीटर, फिर यहां से अपने दाईं ओर 135 डिग्री मुड़ता है और चलता है कितना, तो 5 मीटर। ठीक है। अब कहता है वो पाता है कि वो अपने माता के दाईं ओर माता की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है। तो सोचिए, माता के दाईं ओर माता की ओर मुख करके खड़ा है। मान लो यह इसकी माता है, और ये माता का राइट हैंड है, और ये माता का लेफ्ट हैंड है। अब कहता है उसकी माता दक्षिण दिशा को देख रही है, इसका मतलब ऊपर वाली दिशा साउथ हो गई और नीचे वाली दिशा नॉर्थ हो गई। जब साउथ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो वेस्ट मिलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ईस्ट मिलेगा। प्रश्न पूछा गया था राम ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो राम ने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया, और ये दिशा पश्चिम वाली है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गए। हाँ बिल्कुल, अभी अमरजीत सर का ही क्लास है, लेकिन चूंकि वो जो 10 मिनट का डिस्टरबेंस आ गया था हम लोग के पास, जो नेट चली गई थी, उसके कारण ये क्लास थोड़ी सी 10 मिनट तो सफर करेगी ना। अगर वो 10 मिनट हम लोग डिस्टरबेंस नहीं लेते तो अभी तक आपकी प्रश्न समाप्त हो चुकी होती। तो 3 प्रश्न और हैं, तो कल के लिए नहीं छोड़ेंगे, आज ही हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है सर, लेफ्ट और राइट से भी बन जाएगा ये क्वेश्चन? बिल्कुल बन जाएगा रे बाबू, काय नहीं बनेगा। देखिए, सीधा चलते चलते पहले राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट में 45 डिग्री मुड़ा, और फिर राइट में 135 डिग्री मुड़ा। ठीक है। अब अपने माता के दाईं ओर है मुख करके, और माता दक्षिण दिशा में देख रही है, इसका मतलब ये पश्चिम से आ रहा है तो पूरब में जा रहा है, अंतिम दिशा मिल गया। 45 डिग्री लेफ्ट से 45 डिग्री राइट कट गए, तो 2 बार राइट मुड़ गया। अब में क्या हो जाएगा, तो अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो वेस्ट होगा, तो आंसर पश्चिम हो गए। एकदम डायरेक्ट आंसर, उतना करने की जरूरत नहीं थी। देखिए, कहता है ए बी सी का संबंध @*2 से है, तो ए पहला आगे से और @* पीछे से। ठीक है। बी दूसरा आगे से और स्टार दूसरा पीछे से। सी आगे से तीसरा, तो 2 पीछे से तीसरा। अब इसी तरह कहा डॉलर, तो डॉलर तो आगे से चौथा है ना, तो पीछे से 1 2 3 4 पे एक्सक्लामेटरी आएगा, यानी ये कैंसिल ये कैंसिल, यहां भी बच गए और यहां भी बच गए। अब देख लो क्या कहता है, हैश, तो एक छोड़ के हैश है, तो अब यहां से एक छोड़ के एच होगा, इसका मतलब एच दोनों में है। अब फिर देखो क्या है, ई है, तो एक छोड़ के ई है, तो अब एक छोड़ के वाट होगा, यानी यहाँ जी नहीं चाहिए, यहाँ वाट चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है। देखिए, सभी चमकती हुई चीजें सोना नहीं होती है, तो अक्सर हम लोग इस चीज को निगेटिव देख लेते हैं। तो समझिए, अगर मैं कह रहा हूं कि सभी लिखने वाली वस्तु मार्कर नहीं होती है, इसका मतलब ये मार्कर लिखता है। सभी ठंडी हवा देने वाली वस्तु एसी नहीं होती है, यानी एसी ठंडी हवा देता है। सभी प्रकाश देने वाली वस्तु सूरज नहीं होती है, यानी सूरज प्रकाश देता है। तो इसी तरह से स्टेटमेंट कहता है सभी चमकती हुई चीजें सोना नहीं है, इसका मतलब हुआ कि सोना चमकता है।
और फिर क्या कहता है, मीना एक सोने का गहना पहने है। तो जब सोना चमकता है और मीना एक सोना का गहना पहने हैं तो मीना का गहना चमकेगा। तो कहता है मीना का गहना चमकते हैं, सही है। मीना के गहने नहीं चमकते हैं, गलत है। इसका मतलब केवल एक अनुसरण करता है जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान से देखिएगा। 9 + 6 15 हो गए, 3 गुना कर दिया 45 हो गए। इसी तरह से 7 + 4 11 हो गए, 3 गुना कर दिया 33 हो गए। इसी तरह से 6 + 4 10 हो गए, 3 गुना कर दिया 30 हो गए। अब इसलिए हम क्या करेंगे, तो 5 + 3 यानी 8 हो जाएगा, और 8 को 3 गुना करेंगे तो 8 तिहाई 24 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट आंसर हो गया। मैथ टेस्ट होगा गुरुजी? हाँ बाबू, बिल्कुल होगा मैथ टेस्ट, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो आज की सभा हम लोग बर्खास्त करते हैं। आप बच्चों को हम यही कहेंगे, थोड़ा सा लिंक शेयर कीजिए अपने मित्र बंधु को, ठीक है, ताकि हमें भी आप लोग का उत्साह देख करके मजा आए और हम लोग भी अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगाकर, पूरा जोश लगाकर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को इस पे बिखेरते रहें। ठीक है, कल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा बाबू। ये वाली सेट जो है ना वो मंडे टू फ्राइडे चलेगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे चलेगी, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन जो छुट्टी को मिलते हैं तो उसी में एक सप्ताह के मटेरियल तैयार करता हूं, आपके लिए टेस्ट तैयार करता हूं। ये एक टेस्ट सीरीज तैयार करने में मुझे घंटों का समय लग जाता है। ठीक है, तो सैटरडे और संडे जो है ना सिर्फ एसएससी का डिस्कशन लेता हूं, टीचर वाले का डिस्कशन लेता हूं, और बाकी दिन भर बैठ करके आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज तैयार होती है, आगे का मटेरियल तैयार होता है, नए कॉन्सेप्ट की तलाश करता हूं। तो बहुत सारे सैटरडे संडे को बैठ करके घर पे आपके लिए ही टाइम निकालता हूं, आपके लिए ही कॉन्सेप्ट ढूंढता हूं। ठीक है, तो चलिए कल फिर से मंडे को हमारी मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ, यानी सेट नंबर 3 के साथ। तो भैया हम एक ही चीज कहेंगे, जागो ग्राहक जागो। बहुत पहले ये एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, तो अभी आपके भी जागने का समय आ गया है। बिल्कुल जाग जाइए और अपने मित्र बंधु को भी लिंक शेयर किया कीजिए, ताकि लाइव में ज्यादा से ज्यादा लोग दिखें, तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा आनंद आए। और फिर जो आपकी भीड़ होती है, आपका साथ होता है ना, तो बड़ा मजा आता है। जैसे आप अगर ये कमेंट नहीं करते रहो ना, तो हम भी लोग पढ़ाते पढ़ाते बताते बताते बोर हो जाएंगे। लेकिन जब आप लोग की कमेंट देखते हैं कि आप लोग आंसर दे रहे हो, हम उसका रिप्लाई करते हैं, तो समय बड़े अच्छे से कटते हैं और आपको समझाने में सिखाने में हमें आनंद भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो बस साथ में जुड़े रहिए। ठीक है, आपका एग्जाम के लिए जितना कुछ करना होगा हम उतना कर सकते हैं। टेस्ट का एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म टेस्ट है बाबू। टेस्ट के लिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म टेस्ट है, लेकिन आपकी ये जो 5 से 6 वाली रीजनिंग की टेस्ट होती है वो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल पे ही होती है, टेस्ट ऐप पे ही होती है। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे टेस्ट सीरीज वाले सेक्टर में जाओगे तो आपको रीजनिंग की टेस्ट, मैथ के टेस्ट और साइंस की टेस्ट, ये तीनों टेस्टें मिल जाएंगी। तो चलिए फिर हमारी मुलाकात मंडे को होगी। मैं चाहूंगा कि मंडे को आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अब जैसे देखिए, कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, इससे प्रॉफिट नहीं होना है मेरे बंधु। कम से कम 1 घंटा कंटिन्यू आप मेरे साथ रहिए, तब आप देखोगे कि आपकी रीजनिंग की स्पीड और एक्यूरेसी बहुत हाई हो गई है। आप आओगे 2-4 मिनट देखोगे और निकल जाओगे, 10 मिनट देखोगे निकल जाओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप व्यू को ही सिर्फ देख रहे हो, आप कुछ नहीं करो, कंटिन्यू आप यहाँ पे 1 घंटा मेरे साथ 15 दिन समय बिता लो ना। सभी बच्चे को बोल रहा हूं, जो अभी देखकर वापस गए हैं उनको भी बोल रहा हूं, और जो अभी कंटिन्यू है उनको भी बोल रहा हूं, जो इस वीडियो को बाद में देखने वाले हैं उनको भी कह रहा हूं, आप मेरे साथ 15 दिन कंटिन्यू 1 घंटे समय देकर देखो। मैं आपके रीजनिंग बनाने का और रीजनिंग को सोचने का स्टाइल तरीका ही बदल दूंगा, आपकी एक्यूरेसी और आपके स्पीड हाई करवा दूंगा। बस एक बार 1 घंटा मेरे साथ 15 दिन के लिए आप जुड़कर तो देखो, आप 16वां दिन से मुझे छोड़ ही नहीं सकते हो। तो चलिए आज की सभा यहीं बर्खास्त करते हैं। गुड नाइट सभी बच्चों को।
डायरेक्शन का रिवीजन करवा दीजिए यूट्यूब पे। ठीक है बाबू, कोशिश करेंगे बिल्कुल। थैंक यू सुनील।